सो वेलकम पीपल एंड नाउ दिस इज योर विजय हेयर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पाठशाला के चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपने चैनल के ऊपर प्रॉमिस करा था कि हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर्स थे उनको कवर अप ज़रूर करेंगे। तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर चैप्टर को स्टार्ट करिए। तो दोस्तों मैंने इकोनॉमिक के चैप्टर को कुछ अलग वे में बताने की कोशिश करी है। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मैं दोनों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि आप अगर हिंदी मीडियम की बुक से पढ़ रहे हैं तो उसकी टेंशन ना लीजिएगा। आपको हिंदी में भी समझ में आएगा और इंग्लिश में भी समझ में आएगा। जैसे कि मेरी जो पॉलिटिकल की वीडियोज़ हैं, हिस्ट्री की वीडियोज़ हैं, ज्योग्राफी की वीडियोज़ हैं, वो दोनों लैंग्वेज के अंदर है, लेकिन मैंने इकोनॉमिक की बुक में यहाँ पे हिंदी की बुक उठाई है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको हिंदी में भी समझ में आएगा। मेन है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। तो मैं इस चैप्टर के पार्ट्स बनाऊंगा और अभी आप सभी को पता है कि जो इंडियन डेवलपमेंट वाली बुक थी जो 11th क्लास के बच्चों की थी एंड नाउ दिस ईयर वो 12th क्लास के बच्चों को मिल गई है। तो बहुत से बच्चों ने कमेंट करा है कि सर आप ये वीके ओरी कवर करिए या दूसरी एक बुक है वो कवर करिए। तो मैंने एनालाइज करा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी जाती हैं कि अगर आप एनसीईआरटी की चीज़ों को बिल्कुल डीपली समझ लेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको दूसरी बुक जब आप पढ़ने बैठेंगे आपको बहुत आसान लगेगी। मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट दैट बुक कि जिन्होंने पब्लिश करी है मैं उनके अगेंस्ट में हूँ, लेकिन मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको अपना एनसीईआरटी का बेस बनाना पड़ेगा। एनसीईआरटी के अंदर वो सारी चीज़ें दी हुई हैं जो आपको आपके स्टडी मटेरियल में या दूसरे नोट्स में मिल जाएंगी, लेकिन आप मन की आंखों से देखो तो सही कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें लिखा क्या गया है। ठीक है, तो हम वन बाय वन अब इकोनॉमिक्स की वीडियो भी लेके आएंगे आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो आप इस चैप्टर के अंदर देखने की ये कोशिश करेंगे। चैप्टर पहला है, वीडियो का पहला पार्ट है, ज़्यादा लंबा ना बने, ज़्यादा टफ ना बने, तो मैं आपको समझाने पे फोकस ज़्यादा करूँगा। और मैंने आपका क्या कहते हैं टेक्स्ट बुक जो पहला चैप्टर है वो मैंने कवर करना है। तो वीडियो के कुछ पार्ट आएंगे, ये वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट है, मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूँगा। चैप्टर का नाम आप ये देख ही सकते हैं कि चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता की पूर्व साधना पर भारतीय अर्थव्यवस्था। ये चैप्टर का नाम है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस समय स्वतंत्रता हमें मिली थी, यानी कि लगभग हम 1947 के टाइम पीरियड में हमें आज़ादी मिली है, और उसके टाइम पीरियड की या उससे पहले की जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी यानी कि इंडियन इकोनॉमिक थी, वो किस टाइप की थी, किस तरीके थी, वो हमें समझने की कोशिश करनी होगी। तो अगर आप देखें तो स्पेशली आप इसके अंदर क्या देखने की कोशिश करेंगे, तो आपने नोटिस क्या करना है, आपने नोटिस ये करना है कि हमारे को क्या हुआ था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 के अंदर, अगर हम देखें 1947 की ये बात हो रही है, तो ऑल वी नो दैट हमने 47 के टाइम पीरियड पे आज़ादी ले ली थी। तो उस टाइम पे इकोनॉमिक की कंडीशन क्या थी, इकोनॉमिक की दशा कंडीशन कैसी थी, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। मतलब आज़ादी हमने 1947 में ले ली, लेकिन आज के डेट में भी 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी, कहा ऐसा जाता है कि एग्रीकल्चर के अंदर काम करती थी। लेकिन उस टाइम पीरियड पे ऐसी क्या मेंटालिटी थी लोगों के पास कि यार वो एग्रीकल्चर में करने के बाद भी नॉर्मल बेचारा किसान जो था वो क्या कहते हैं दिक्कत में आ रहा था। लेकिन जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे या जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो हायर रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। तो इस चैप्टर में हम उन चीज़ों पे पूरी तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे इन इंडियन इकोनॉमिक जो अल्प यानी कि जो बिलो डेवलप्ड क्या कहते हैं अल्प विकसित है, उसमें आप देखेंगे कि अगर कोई भी एग्रीकल्चर का पार्ट है, अगर वो छोटा सा भी थोड़ा भी डेवलप हुआ था तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी स्थिति में अगर क्या कहते हैं खराब आई या उसकी स्थिति ज़्यादा डेवलप हो नहीं पाई, तो वो सारे रीज़न क्या थे। मतलब स्पेशली 1947 या 50 तक और उससे पहले की जो एग्रीकल्चर की सिचुएशन थी वो पूरी हम इस बुक के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अगर आप हिंदी मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में है कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप एंड तक वीडियो को देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपको इंडियन इकोनॉमिक का भारतीय अर्थव्यवस्था का समझ में आ जाएगा कि स्वतंत्रता से पहले जिस समय हमें आज़ादी मिली थी उससे पहले और उसके बाद जब हमने आज़ादी ले ली तो उसके टाइम पीरियड तक हमारा एग्रीकल्चर का सिस्टम कैसा था। सो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें, अगर आप इंट्रोडक्शन से चैप्टर को स्टार्ट करें, अगर मैं इंट्रो की बात बताऊँ तो आपको ये बुक यही बताने की कोशिश करती है। ओके, इंट्रोडक्शन में आप क्या देखने की कोशिश करेंगे, इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में,
उसके आर्थिक विकास के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। स्पेशली आपको ये पुस्तक, ये बुक का मेन पर्पस आपको ये बताने का था कि उस टाइम पीरियड पे जिस समय हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, यानी कि 1947 में हम लोगों ने आज़ादी ले ली थी। आज़ादी लेने के बाद हमें ये बुक ये बताने की कोशिश करा रही है कि उस टाइम पीरियड के अंदर जो हमारे भारत देश की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो किस तरीके की हमें देखने को मिलेगी। ओके, तो एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। मैंने हिंदी वाली बुक को लिया है, लेकिन मैंने जो मेन टॉपिक्स थे उनको इंग्लिश में लिख दिया ताकि बच्चों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। आप सभी को पता है कि अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पीरियड से हमें गुलाम बना दिया था। बैटल ऑफ प्लासी अगर आप देखेंगे तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ा गया था, और उसके बाद अगला मंगल पांडे का युद्ध 1857 में लड़ा गया था। मतलब बैटल ऑफ प्लासी में भी रॉबर्ट क्लाइव भारत के अंदर आ गए थे, और इसके बाद तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अकॉर्डिंग टू रूल हमारे देश पे राज करना चालू कर दिया था। और उसके बाद अगर आप देखें तो 1947 तक लगभग कहा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी की डेट से लेकर 1947 की डेट लगाई जाए तो वैसे तो हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे, लेकिन 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारी बैंड बजाई। और बैंड बजाने का मतलब सिंपल सा ये है कि हम लोग इतने लंबे समय तक एग्रीकल्चर की चीज़ों का जो भी ओवरटेक रहा था वो अंग्रेजों के अंडर में रहा था। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर का मेन स्ट्रक्चर हमें समझाने का, मेन पर्पस हमें समझाने का ये है कि एग्रीकल्चर की सिचुएशन उस समय पे आज़ादी के टाइम पीरियड तक कैसी रही होगी। तो इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। ये तो कुछ ज़्यादा लॉजिक वाली बात आपके लिए रही नहीं कि हम आज़ाद हुए, 200 साल तक हम लोग गुलाम रहे, तो उसकी सिचुएशन पे क्या ऐसी स्थिति रही थी जो हमें समझनी थी। अब आपको समझना क्या है, आपको समझना यहाँ से। तो अगर आप देखें कॉलोनियल पीरियड का मेन पर्पस क्या था, कॉलोनियल पीरियड का मेन पर्पस, तो उस टाइम पीरियड पे अगर मान लीजिए कि यूके से उन्होंने इतना लंबा ट्रैवल करके नॉर्थ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट पार करके इतनी दूर भारत, मतलब अगर आप एग्जांपल देखें तो लगभग क्या कहते हैं, यूके इधर रहता था और उसने पूरा का पूरा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट पार करते करते भारत में यहाँ से एंट्री मारी। जब उसने एंट्री यहाँ से मारी तो आप नोटिस करेंगे कि उनका मेन पर्पस क्या रहा होगा। तो उपनिवेशिक यानी कि जो कॉलोनी बनाने का, कॉलोनियल पीरियड बनाने का जो उनका मेन मकसद था, कॉलोनियल पीरियड बनाने का, तो वहाँ पे आप नोटिस करेंगे एम्पायर बनाने का मेन मकसद उनका यही रहा होगा कि वो हमारी कंट्री में सिर्फ इसलिए आए थे कि उन्हें रॉ मटेरियल मिल सके, कच्चा माल मिल सके। मतलब रॉ मटेरियल समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कॉटन था, कॉटन रॉ फॉर्म में हमारे भारत में बहुत बड़ी मात्रा में उगता था। तो ये लोग क्या करते थे कि हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल उठाते थे, उठाने के बाद अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि लंदन में आपको सभी को पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था 18वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड पे, 1830-1850 के टाइम पीरियड पे वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। कारखाने, फैक्ट्रियाँ सब कुछ वहीं थी। तो अंग्रेजों का मेन मकसद क्या था, अंग्रेजों का मेन मकसद ये था कि उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल बेस बनाने के लिए इंडिया के अंदर वो लोग आए, हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल उठाया, और रॉ मटेरियल उठाने के बाद वो लोग अपनी कंट्री के अंदर यानी कि इंग्लैंड के अंदर लेके चले गए और अपने इंग्लैंड को बहुत तेजी से डेवलप करने की कोशिश करी। उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने सिंपल सा ये करा कि कॉटन के रॉ फॉर्म को उठाते थे, क्योंकि उन लोगों ने हमें गुलाम बना दिया था। उठाने के बाद पूरी तरीके से वो लेके जाते थे अपने इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर उस कॉटन को बहुत अच्छी तरीके से क्लोथ्स में कन्वर्ट करना, क्लोथ्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप नोटिस करेंगे कि वो पूरी तरीके से बाहर की यूरोप की मार्केट के अंदर उन चीज़ों को बेच दिया करते थे। तो बेचने का मेन मकसद क्या होगा, बेचने का मेन मकसद मैं यही कह सकता हूँ कि उन्होंने पूरी तरीके से प्रॉफिट कमाना चाहा। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल कच्चे माल के रूप में सीमित रखा गया था। फिर धीरे धीरे राजाओं को तोड़ते रहे। तोड़ने के बाद इन्होंने खुद हमारी इंडिया के अंदर ही अपनी पकड़ बना ली, और इंडिया के अंदर जब इन्होंने पकड़ बनाई तो हमारा ये 1.2 जो पॉइंट है वो यहाँ से हमें समझ में आता है। तो हमें यहाँ से 1.2 पॉइंट से हमें समझना होगा कि कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड। प्री ब्रिटिश पीरियड मतलब यानी कि ब्रिटिशर से पहले अगर देखा जाए तो अगर आप देखें अंग्रेजों से पहले जिस समय हमने क्या कहते हैं अंग्रेजों की शासन की स्थापना हुई थी, तो उस समय भारत के अंदर ना अपनी खुद की एग्रीकल्चर पॉलिसी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि हमारे देश की एग्रीकल्चर सिस्टम खराब हो। आप सभी को पता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर हमारा उस टाइम पीरियड पे कितना नाम था। आपको पता होगा कि हमारी कंट्री में बहुत सारे ट्रैवलर्स आए थे। उन्होंने अर्ली टाइम पीरियड में बताया था कि यहाँ के आर्टिशंस के पास इतना टैलेंट है, और वहाँ के राजा लोग जो थे वो पूरी
तरीके से उनके टैलेंट्स को इंपॉर्टेंट नहीं देते थे। अंग्रेजों से भी पहले हमारे देश में गुलाम वंशों ने राज करा, दिल्ली सल्तनत के लोगों ने राज करा, मुगलों ने राज करा और भी बहुत सारे लोगों ने राज करा, लेकिन एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ आवर लिवलीहुड। अगर आप बात करें तो आजीविका के लिए, आजीविका मतलब लिवलीहुड के लिए, सरकार के लिए मेन जो इनकम का सोर्स था वो एग्रीकल्चर था। कब से? अंग्रेजों से पहले, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे ऐसा देखा गया है कि उस समय हमारे भारत देश के अंदर जो इकोनॉमिक का सिचुएशन था ना, वो एक्टिविटी उस टाइम पीरियड पे होती थी। मतलब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पे भी हम लोगों ने क्या कहते हैं अपने सामान को बाहर बेचा है, मेसोपोटामिया के लोगों ने भी हमारे सामान को खरीदा है। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस टाइम पीरियड पे हमारी कंट्री के अंदर हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा था। हैंडीक्राफ्ट जैसे आप शिल्पकार वस्तुएं बोलते हैं, शिल्पकार वस्तुएं, उस टाइम पीरियड पे भी कॉटन, टेक्सटाइल, मेटल, प्रीशियस स्टोन, ये सारी सूती, रेशमी वस्त्र, धातु आधारित चीजें, ये सारी चीजें हमारी कंट्री में अंग्रेजों से पहले बहुत बहुमूल्य, बहुत ही कॉस्टली चीज लेवल पे मैं कह सकता हूँ उस टाइम पे बिका करती थी। और पूरे विश्व भर के अंदर, पूरे विश्व भर के अंदर हमारी जो मार्केट थी, हमारी जो इंडिया की मार्केट थी, पूरा जो भी प्रोड्यूस हम करते थे वर्ल्ड मार्केट के लेवल पे अगर हम देखें तो विश्व भर के अंदर हमारी चीजें फेमस थी। ऐसे नहीं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे द्वितीय के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसे आप बोलते हैं गुप्ता डायनेस्टी के राजा, समुद्रगुप्ता जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, द्वितीय जिन्होंने सोने के सिक्कों के अंदर व्यापार करा, कुषाणों के टाइम पीरियड पे सोने के सिक्के चलाए गए। आप इन सभी चीजों से भी नोटिस कर सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पे जब अंग्रेज नहीं थे, अंग्रेज के बाप दादा लोग भी पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हम लोगों ने उस टाइम पे इतना तगड़ा बिजनेस करा था कि रोम के लोग हमसे बिजनेस करने के लिए आते थे। तो इसका जीता जागता एग्जाम्पल, मैं इतना दूर तो नहीं जाऊंगा बिकॉज अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं तो आप इतना नहीं समझ पाएंगे। जो बच्चे जिनके पास हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को समझ पाएंगे कि कैसे अंग्रेजों के बाप दादाओं से पहले भी हमारे देश में एग्रीकल्चर के साथ साथ ऐसी चीजें भी हुआ करती थी जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट एक बहुत ही हाई स्किल पे होता था हमारी कंट्री के अंदर। तो जिसका जीता जागता एग्जाम्पल, आई वांट टू शो यू इन दिस। अब बॉक्स नंबर 1.1 में अगर आप देखेंगे आज की डेट में बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश वो एक अलग कंट्री बन चुका है। वी नो दैट 1971 में हम लोगों ने इनको आज़ाद करवाया था, 1971 के टाइम पीरियड में। लेकिन उस टाइम पीरियड पे बंगाल का कॉटन इंडस्ट्री इतना फेमस था हमारे पूरे वर्ल्ड लेवल के अंदर। ऐसा कहा जाता था कि मलमल, जैसे आप क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, मुस्लिन बोलते हैं, मुस्लिन। मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा होता था और ऐसा कहा जाता था कि बंगाल के क्षेत्र में, ढाका के क्षेत्र में, ढाका अब जो बांग्लादेश की वो राजधानी बन चुकी है, वहां पे ढाका के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर मुस्लिन बनाया जाता था और ये बहुत ही हाई लेवल का कॉटन होता था। इतना महंगा कॉटन होता था कि बाहर की कंट्री के लोग हमसे कॉटन खरीदने के लिए आते थे। हालांकि आपको पता है कि सिल्क की शुरुआत चाइना के अंदर हो चुकी थी, लेकिन मलमल का जो कॉटन होता था वो हमारी कंट्री के अंदर बनाया जाता था। और विदेशी यात्री, विदेशी लोगों ने बहुत बार हमारे क्या कहते हैं शाही मुस्लिन और मलमल मुस्लिन खास करके जो भी एक महीन कपड़ा होता था उसको हम बहुत अच्छी मात्रा में बनाया करते थे और वर्ल्ड वाइडली हमारे पूरे विश्व के अंदर ये फेमस था। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल अगर आप देखें तो हिस्टोरियन आए थे हमारी कंट्री के अंदर, इब्न बतूता ने अपनी बुक रिहाला के अंदर इसके बारे में मेंशन करा है। उसने बताया था कि मुस्लिन जो है, मुस्लिन भी था, कॉटन भी था, साटन भी था, ऐसी बहुत सारी चीजें, साटन भी करके था, ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने रिहाला बुक के अंदर मेंशन करी थी। वो इनकी बुक थी रिहाला। उन्होंने उसमें मेंशन करा था कि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट या इंडिया के अंदर जो चीजें बनती थी वो इतनी ज्यादा प्रीशियस और इतनी ज्यादा अच्छी हुआ करती थी कि बहुत ही रॉयल फैमिलीज के लोग ही ऐसे उच्च दर्जे के कपड़े पहनते थे। महीन कपड़ा जो गर्मियों के टाइम पीरियड पे इस्तेमाल किया जाता था उसका इस्तेमाल इस समय पे होता था और शाही परिवार इसे पहन पाते थे। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल एवर ब्रिटिशर्स सो इन देयर अर्ली टाइम पीरियड। उनको भी नहीं पता था कि हमारे इंडिया में ऐसा ऐसा होता है। वो तो क्या कहते हैं हमारे टाइम पीरियड पे बर्नियर आए, इब्न बतूता आए, उसके बाद क्या कहते हैं और भी बहुत सारे ट्रैवलर हमारी कंट्री में आके चले गए। जब उन्होंने बुकें अपने उधर के लोगों को दी, पब्लिश करी, भाषाओं में ट्रांसलेट करी गई, तो वहाँ के लोगों को समझ में आया कि अच्छा इंडिया के अंदर ऐसा ऐसा होता है। देन फाइनली उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक
करना चालू करा, फिर बैटल ऑफ प्लासी हुई, फलाना ढिमकाना, रॉबर्ट क्लाइव आए, बंगाल को कैप्चर करा, मद्रास को कैप्चर करा। मतलब हमारी कंट्री के अंदर फ्रांसीसी, डच, पोर्तुगीज ये सारे लोग आए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन सबको भगा के ब्रिटिशर्स ने कायम करा अपना वो। और जब ब्रिटिशर्स ने कायम करा, मतलब अब उन्हें पता चल चुका था कि विश्व के लेवल पर इंडिया इतने अच्छे दर्जे की चीज़ें बनाता है, तो उसने उसका इस्तेमाल करा। अब उसने इस्तेमाल करा तो ये वाला टाइम पीरियड अगर आप देखें, इंडियन इकोनॉमिक ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। अब कॉलोनियल पीरियड अगर आपको याद रखना है तो 1971 से लेके 1947 तक आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब कि अंग्रेज लोग, मैंने अभी आपको क्या बता दिया, अंग्रेजों से पहले वाला टाइम पीरियड। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अंग्रेज आ गए तो इंडियन का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा हुआ। सो दिस इज द मेन पॉइंट। और यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ, मतलब उपनिवेशिक शासन द्वारा रची गई आर्थिक नीतियां। अब यहां से आपको समझना होगा कि जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री के अंदर आए तो आप नोटिस करेंगे ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे देश को लूटना चालू करा। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का ब्रिटिशर्स का मेन मकसद था सिर्फ और सिर्फ इंडिया के टेक्सटाइल का इस्तेमाल करना और अपने यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भेज के उसको बहुत अच्छे लेवल पे पैसा कमाना। यू नीड टू अंडरस्टैंड, डोंट रोटेट लर्निंग, डोंट यूज रोटेट लर्निंग। जरूरी नहीं है, इकोनॉमिक बहुत ईजी सब्जेक्ट है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम एंड यू हैव रेड आल्सो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, तो आपके लिए इकोनॉमिक पढ़ना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपने राजनीतिक पहलू पढ़ लिया है, आपने इतिहास का पहलू पढ़ लिया है, आपने साथ में क्या कहते हैं पॉलिटिकल का पहलू पढ़ लिया, आपको पढ़ना क्या, आर्थिक पहलू तो पढ़ना है कि बिल्कुल उसी तरीके से रिलेट कर रहा है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है आपके लिए समझना, है ना। तो अब हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि अंग्रेज जब लोग आए तो अंग्रेजों ने उस टाइम पीरियड पे अगर आप देखें तो भारत की आर्थिक विकास सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पीरियड पे इन्होंने अपना आर्थिक हित, मतलब इनका इकोनॉमिक अंग्रेजों का फायदा हो सके उस पर इन्होंने फोकस करा। तो इंग्लैंड, ये लोग क्या करते थे, ये लोग इंग्लैंड को कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल दिया करते थे और वहां से तैयार माल लाते थे और पूरे देश भर में बना के बेचा करते थे। आज की डेट में आप लोगों के साथ क्या, कि मम्मी अगर उनसे बनाए हुए स्वेटर आपको देती है तो आप कहते हैं भाई मैं ये नहीं पहनूंगा कि मार्केट के अंदर मेरी भी कुछ वैल्यू है, अपना भी टोर है एक अलग ही, तो आप उसे नहीं पहनेंगे। लेकिन यही चीज अगर आप फैंसी लेवल पे देखें तो आपको मार्केट के अंदर वो चीज 1000, 1500, 2000, 1500 की मिलेगी, तो आप उसे बहुत अच्छी तरीके से खरीदना पसंद करेंगे क्योंकि उसमें आप कूल लगेंगे, समझ रहे हैं। तो सेम ऐसा ही अंग्रेजों ने करा। अंग्रेजों ने हमारे ही मार्केट का इस्तेमाल करते हुए, हमारे ही चीजों का इस्तेमाल करते हुए, कॉटन के रॉ मटेरियल को या दूसरे और भी रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए रॉ मटेरियल लोग बाहर भेज दिया करते थे और हमारी कंट्री के अंदर तैयार माल लेके आते थे और उस टाइम पीरियड पे बिजनेस करते थे। सोचिए कितना, मतलब एक छोटा सा दिल्ली से डबल जितनी कंट्री मैं कह सकता हूँ लैंड मास उनका उतना था और उन्होंने भारत जैसे देश को गुलाम बना लिया। तो इसका ऐसे कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड पे, जिस टाइम पीरियड पे उपनिवेशिक कॉलोनियल पीरियड था, तो उस टाइम पीरियड पे आप नोटिस करेंगे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आंकलन नहीं किया गया होगा। मतलब कहने का मतलब, देखो कोई भी कंट्री अगर पैसा जनरेट कर रही है तो पैसा जनरेट करने से उसकी देश का एक नेशनल इनकम पता चलता है। इसके बारे में आप डीपली आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने छोटा सा आपको बता दिया है कि अगर आपको राष्ट्रीय आय और साथ में प्रति व्यक्ति आय पता करनी है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, टोटल किसी देश की नेशनल इनकम और नेशनल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पर कैप्चा इनकम कितना है। मतलब आप कहीं पे भी रह रहे हैं, मान लीजिए आप बिहार में रह रहे हैं तो बिहार की आपको पर कैप्चा इनकम पता करनी है, तो वहाँ की टोटल पॉपुलेशन और वहाँ पे राज्य कितना कमा रहा है, वहाँ की मतलब पूरे राज्य की टोटल कितनी इनकम है उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको पर कैप्चा इनकम निकल जाएगा। लेकिन अंग्रेज लोग तेज थे, अंग्रेज लोगों को पता था कि अगर प्रति व्यक्ति आय बता दी जाएगी या निकाल ली जाएगी तो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को पता चल जाएगा। तो इसीलिए कभी भी नेशनल इनकम जैसी चीज़ों को नोट नहीं करा गया और अंग्रेज लोग सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा इस्तेमाल में लाते थे। पर ऐसा कहा जाता है जब लोगों ने आज़ादी ली या आज़ादी के टाइम पीरियड पे धीरे धीरे लोगों ने समझना चालू करा कि अंग्रेज जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं इसमें तो सिर्फ अंग्रेजों का ही फायदा होता है। सो दैट इज वाई क्या किया गया कि आंकलन किया गया। आंकलन क्या किया गया भाई, आंकलन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। यहाँ पे स्टैटिक्स निकाले गए और शुरुआती समय में देखो स्टैटिक्स निकालने के लिए हर किसी के पास कोई स्केल नहीं था। देखिए आज की डेट में तो आप 2011 में आप देखते हैं स्टैटिक्स निकल के आ जाते हैं कि कौन सा देश कितना गरीब है, कौन
कौन सा राज्य कितना अमीर है, किस राज्य के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। उस टाइम पीरियड पे तो स्टैटिक्स थे ही नहीं ना, क्योंकि स्टैटिक्स कैसे पता चलेंगे, कहाँ से कितना इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना जा रहा है, कितना खरीद रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, सब चीज़ को निकालने के बाद तो स्टैटिक्स पता चलेंगे। तो इसलिए अंग्रेजों ने कभी उस टाइम पे स्टैटिक्स नहीं निकाले, आंकलन कभी नहीं करा। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि हमारी इंडिया के अंदर ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का आंकलन करा। तो इसमें से दादा भाई नरोजी हैं, विलियम डिग्बी हैं, फिडलेल सिरजो है, डॉक्टर BR अम्बेडकर है, आप देख सकते हैं, और RC देसाई है। ये मेन लोग थे। इन मेन लोगों ने क्या करा, इन मेन लोगों ने उस टाइम पीरियड पे अपने अपने लेवल पे क्या कहते हैं, क्या किया, स्टैटिक्स निकाले। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC एग्जाम, तो मैं आपको बता दूं 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि जब अंग्रेज लोग भारत के अंदर आए थे तो उस टाइम पीरियड पे हमारी जो नेशनल इनकम थी वो कितनी थी, या हमारा जो प्रति व्यक्ति आय जो था वो कितना था, या नेशनल का आय जो था वो कितना था, या कितनी % से ग्रोथ उसका हो रहा था। तो क्वेश्चन एग्जामिनर देख रहे हो 12th क्लास से कहाँ से पूछ लेता है। कोई ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे के माइंड में समझने वाली कैपेसिटी होनी चाहिए, उसको रिलेट करने वाली कैपेसिटी होनी चाहिए। वो बहुत आसानी से पेपरों को समझ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। सो आपने क्या समझ लिया, आपने ये समझ लिया कि अंग्रेजों ने उस टाइम पे तो कुछ मेजर नहीं करा था, पर मेजर करा गया था इंडियन नेशनल इनकम को और पर कैप्चा इनकम को ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स पीरियड। ब्रिटिशर्स पीरियड के अंदर ब्रिटिशर्स ने कभी खुद उस टाइम पीरियड पे नहीं नोटिस करा था, लेकिन भारत के अंदर उस टाइम पीरियड पे अलग अलग लोग थे। तो देख रहे हैं, मैं आपको दोनों में समझा रहा हूँ, इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ, हिंदी में भी समझा रहा हूँ। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश की बुक जरूर निकाल लीजिएगा और इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन, जैसे मैंने इसमें अंडरलाइन किया हुआ है ना, ऐसे ही आप लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा इशू नहीं है कि मेरे को हिंदी बिल्कुल भी नहीं आ रही। इंग्लिश वाले कह रहे हैं मुझे इंग्लिश आती है तो हिंदी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे तो आपको दोनों समझ में आएगा। और आप बुक लेके बैठिएगा, अंडरलाइन करते चलिएगा, आपको समझ में आता रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखी हुई हैं ताकि आप आसानी से समझ सके। ठीक है, अच्छा, तो ब्रिटिशर्स ने नहीं करा कभी मेजर, तो मैंने कहा कि इन लोगों ने मेजर करा है। इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, पेपर के अंदर ये पूछ लेता है एग्जामिनर कि ड्यूरिंग इंडियन रूल के टाइम पीरियड पे नेशनल इनकम अगर नोटिस करी गई होगी, पर कैप्चा इनकम अगर नोटिस करा गया होगा, तो ब्रिटिशर्स रूल में किसने किया था? किया बहुत सारे लोगों ने, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्टैटिक्स का अनुमान, ऐसा कहा जाता है, उनके स्टैटिक्स बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने बताया था कि उस टाइम पीरियड पे अंग्रेज लोग अगर इंडिया का ग्रोथ कर रहे हैं, इंडिया से पैसा कमा रहे हैं, तो उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ 2% हमें देखने को मिला था। 2%, समझ रहे, 2%, और पर कैप्चा इनकम जो था उस टाइम पीरियड पे 0.5% था। तो ये दिस इज द थिंग फॉर यू, सो मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, और इतना आपको समझना है। एंड ये चीज पेपर के अंदर पूछी गई थी कि ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स पीरियड लोगों का पर कैप्चा इनकम कितना था? 0.5%। यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब आपको कमेंट मुझे करके ये बताना है कि एट दिस टाइम हमारे देश का पर कैप्चा इनकम कितना है। तो ये कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा। आई होप आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा चैप्टर का। तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, तो अगर आप उन चीज़ों को नोटिस कर पा रहे होंगे तो आप हिंदी मीडियम में हैं या इंग्लिश मीडियम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस बुक लेके बैठिएगा, चीज़ों को अंडरलाइन कर लीजिएगा, मेन चीज़ों को हाईलाइट कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम वीडियो के अगले पार्ट में।